हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अजफर अहमद एंड वेलकम टू अजफर्स डिलीजेंट क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, उसी सीरीज को हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 कवर कर रहे हैं, जिसका हाफ पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। बचे हुए टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, ये जो सेशन रहेगा ये दोनों तरह के कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं दोनों को इससे फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है पिछले वीडियो तक जहाँ तक कवर कर लिया था उसके बाद से शुरू करेंगे। आर्या, दासाज एंड दास्यूज, या ये हमारा लास्ट टॉपिक था पिछली वीडियो का। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो यहाँ से साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं वहाँ पे। ये हमारा आज का टॉपिक शुरू है यहाँ से। ठीक है, द टॉपिक इज साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। ठीक है, इसमें हम लोग स्टोन बोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। मेगालिथ का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर। ओके, तो जो पॉइंट नंबर 1 है, दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स, लिटरली बिग स्टोन्स। जो आप दाएं तरफ इमेज देख रहे हैं ना, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट्स। तो लोगों के जरिए बहुत ही करीने से, बहुत ही तरीके से इसको सेट किया जाता था, इसको सजाया जाता था आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर फलाने आदमी की कब्र है। ठीक है, तो इसके लिए बरियल साइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह से किया जाता था। मेगालिथ क्यों कहते हैं? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर थे, तो बड़े बड़े पत्थर को मेगालिथ्स कहा जाता है, इसलिए इस स्टोन बोल्डर्स को मेगालिथ्स कहते थे। क्लियर। थर्ड नंबर पॉइंट है, द प्रैक्टिस ऑफ erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir। तो इस तरह से मेगालिथ्स को सेट करने का जो प्रथा थी, ये चली आ रही थी लगभग 3000 साल पहले से। 3000 ईयर्स अगो, यानी 3000 साल पहले से। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पर देखी जाती थी? डेक्कन में, साउथ इंडिया की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट में, और कश्मीर। फोर्थ नंबर पॉइंट है, व्हाइल सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथिक बरियल्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। कुछ तो ऐसे आपको कब्र के पास मौजूद पत्थर दिखेंगे जो ऊपर की तरफ हैं, और कुछ अंडरग्राउंड भी होते थे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 अगली स्लाइड में। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are burials beneath. कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को एक सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स में मिलता था, या फिर एक बड़ा सा सिंगल लार्ज स्टोन मिलता था जो वहां पर खड़ा कर दिया जाता था। तो इससे ये सिर्फ इसलिए होता था कि वो एक इंडिकेशन होता था, वो इंडिकेटर होता था कि यहाँ पर बरियल्स हैं, यहाँ पर कब्र हैं इसके नीचे में। ठीक है, जितने भी बरियल्स हैं इनमें कुछ फीचर्स जो कॉमन थे। ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ठीक है, जनरली द डेड वर बरीड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, आमतौर पर ये देखा जाता था कि जो मैयत होती थी, जो जनाजा होता था, यानी जो इंतकाल हो गए जो लोग थे, तो उनको दफनाया जाता था कुछ डिस्टिंक्टिव पॉट्स के साथ। ठीक है, जिसका नाम था ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, ऑल्सो फाउंड आर टूल्स and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। कभी कभी ये भी चीज़ें मिली हैं और कुछ वेपन्स भी मिले हैं जो आयरन, और कभी कभी हॉर्सेस के स्केलेटन मिले हैं और हॉर्स के इक्विपमेंट, उसके अलावा कुछ ज्वेलरी, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो कि पत्थर से थे या सोने से बने हुए थे। ठीक है, फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ आपको वही इमेज यहाँ पर दिखाया गया है ताकि आप ये चीज़ क्लियर कर पाएं। तो इस तरह के जो मेगालिथ होते थे इसको सिस्ट कहा जाता था। दिस टाइप ऑफ, पहले तो ये समझ लें कि स्टोन बोल्डर्स जो होते थे बड़े बड़े पत्थर वाले, उसको मेगालिथ कहा जाता था। और इस तरह के जो इमेजेस में आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह के मेगालिथ्स को क्या कहते थे? सिस्ट कहते थे, CIST, सिस्ट। Some cyst like the one shown here has potholes which could be used as an entrance। ये जो इमेज है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें एक पोर्ट होल होता था, यानी बड़ा सा सुराख होता था। ठीक है, सम सिस्ट लाइक द वन शोन हियर हैव पोर्ट होल्स व्हिच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस। ठीक है, यानी जो शायद पत्थरों से बने हुए जो कमरे थे ना वहाँ पे, उसमें दाखिल होने का रास्ता वो था। ये जो पोर्ट होल्स यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर से आप समझ लें इस चीज़ को। जो स्टोन बोल्डर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं इनको मेगालिथ्स कहा जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े पत्थर हैं। ठीक है, और इस तरह से मेगालिथ्स यानी बड़े बड़े पत्थरों को अगर सजाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में पढ़ा ना कि जब ऐसे कई जगह पे देखा गया है कि जो जहाँ पर लोगों को दफनाया गया था तो वहाँ से क्या-क्या चीज़ें मिली हैं। कभी स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस भी मिले हैं, कुछ वेपन्स भी मिले हैं, आयरन और समटाइम हॉर्स के इक्विपमेंट भी मिले हैं। तो उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर ना दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या-क्या चीज़ें उन्हें मिली हैं। जैसे यहाँ पर हॉर्स इक्विपमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। फिर एक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है, और डैगर ये वेपन का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। तो इसमें हम लोग जो है सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके पहले यहाँ पर आप दाईं तरफ जो इमेज है इसको ध्यान से देखें। ऑलरेडी ये हम लोग पिछले वाले वीडियोस में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के खास के वीडियो में इसको हम लोगों ने देखा है, ठीक है, बट इसकी ज़रूरत यहाँ पर फिर से है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सेट किया है। ब्रह्मागिरी यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ, ये देखें, ये वाला इलाका आप देख पा रहे हैं ना, ब्रह्मागिरी। इसके बारे में हम लोग अभी कुछ पॉइंट के बाद बात करेंगे, ठीक है। वापस इसको सेट कर दिए, चलिए ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट, जो पॉइंट नंबर 1 है, आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। यानी जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, उनका ये मानना है, उनका ये सोचना है कि जो उनको चीज़ें मिली हैं, ठीक है, बरियल के साथ, यानी जो कब्र के साथ उनको जो चीज़ें मिली हैं उस कब्र में, तो उनका ये मानना था कि जिस इंसान को यहाँ पर दफनाया गया था, तो जो चीज़ें उनको मिली हैं वो चीज़ें उस इंसान से बिलोंग करती थी जिसके साथ में वो चीज़ें मिली हैं, दफनाई गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। ऐसा भी देखा जाता था कि किसी ग्रेव में थोड़ा कम सामान मिला है और किसी ग्रेव में पहले वाले के मुकाबले में ज़्यादा सामान मिला है, करेक्ट। तो अब थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं कि ब्रह्मागिरी की यहाँ पर बात हो रही है कि वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें उस ब्रह्मागिरी में मौजूद एक ग्रेव में मिला था, ठीक है। 1 स्केलेटन वॉज बरीड, स्केलेटन इसलिए क्योंकि गोश्त तो खत्म हो गया, सिर्फ हड्डियां मिली हैं उनको, ठीक है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पार्ट्स। कुछ स्केलेटन ऐसे भी मिले हैं, यानी कुछ ग्रेव में ऐसा भी देखने को मिला है कि उनको सिर्फ कुछ बर्तने, कुछ पार्ट्स ही मिले हैं। ओके, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, These finds suggest that there was some difference in status amongst the people who were buried. Okay, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल करके आता है कि जब आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें और मिल नहीं रही हैं, ठीक है, और दोनों ही दो अलग अलग कब्र है, एक में ज़्यादा सामान मिल रहा है, एक में कम सामान मिल रहा है, तो उनका ये मानना था कि ये उनके स्टेटस को दिखाता है, उस इंसान के स्टेटस को दिखाता है कि उनकी कितनी अहमियत है या वो किस लेवल के इंसान है, ठीक है, अमीर है, गरीब है, या किस तरह के इंसान है, ठीक है। तो फिर 6 पॉइंट है, सम वर रिच, अदर्स पुअर, सम चीफ्स, अदर्स फॉलोअर्स। तो कुछ तो गरीब, कुछ तो अमीर थे, कुछ गरीब थे, और कुछ चीफ थे, और कुछ उनके फॉलोअर थे। इस तरह का उनका अंदाजा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज। एक सवाल ये निकल कर आता है इसमें से कि कुछ जो कब्रगाहें थी, जहाँ पे कब्र जो होती है, जहाँ पर जैसा कब्रिस्तान कह सकते हैं, क्या वो किसी खास फैमिली के लिए ही मतलब रिजर्व थी, ठीक है, या मतलब उनके लिए ही सिर्फ थी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है, समटाइम्स मेगालिथ्स कंटेन मोर देन 1 स्केलेटन। कभी कभी मेगालिथ्स जो था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, बड़े बड़े पत्थर होते थे जो कब्र के चारों तरफ मतलब निशान के तौर पर लगाए जाते थे, सजाए जाते थे वहाँ पे, तो उसमें से एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, ठीक है। These indicate that people, perhaps belonging to the same family, were buried in the same place, though not at the same time. तो इससे ये चीज़ें पता चली कि अगर एक कब्र से एक से ज़्यादा स्केलेटन मिल रहा है तो हो सकता है वो मेंबर सेम फैमिली से बिलोंग करता हो और इसलिए उसको सेम जगह पर दफनाया गया हो शायद, है ना, और एक वक्त में नहीं, अलग अलग वक्त में। ओके, द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लैटर वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। तो उनकी बॉडी जो बाद में लाई गई, तो कैसे लाई गई थी ग्रेव में, वो जो पोर्ट होल्स हम लोगों ने देखा था कि ऊपर की तरफ पोर्ट होल्स बना हुआ था, बड़ा सा सुराख बना हुआ था, उसके जरिए उसको ग्रेव में लाया गया होगा, ठीक है। ये जो है आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि उनको क्या लगता है। 4th नंबर पॉइंट है, stone circles or boulders placed on the surface probably served as signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to.
बात बताई गई है 4th नंबर पॉइंट में कि कुछ स्टोन सर्कल्स या बॉर्डर जो है वो साइन पोस्ट के तौर पर वहां पर लगाए जाते थे बरियल साइट पे, जहां पर किसी खास जो उनके अपने होते थे उनको दफनाया जाता था, ताकि जब अगली मरतबा कभी जरूरत पड़े उस जगह पर आने की तो वो आसानी से वहां पर आ सके, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांटेड टू, जब भी वो आना चाहते थे वो आ सकते थे। ठीक है, क्योंकि उनको वहां पर आइडेंटिफाई करने में फिर मुश्किल नहीं पेश आती। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इसके पहले हम लोगों ने ब्रह्मागिरी के बारे में देखा जो कि मेगालिथिक साइट्स था। अभी इनाम गांव, पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ इनाम गांव का। ठीक है, ये अर्ली विलेज का इमेज है, ये देखें, ये है आपका इनाम गांव। इसके ऊपर जो आपको नदी दिख रही है उसका नाम है गोदावरी और इसके नीचे कृष्णा नदी, लेकिन ये जिस जगह पे आता है यहाँ पर भीमा नदी बहती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग अभी देखेंगे, जस्ट सेकेंड। यस, तो फर्स्ट जो पॉइंट है सॉरी, जो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड़, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा, यानी भीमा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है घोड़, GHOD घोड़, ठीक है, उसके साइट पर ये मतलब मौजूद है इनाम गांव। और ये इस जगह को कैप्चर किया गया था, मतलब वहां पर बसना शुरू हुई थी आबादी लगभग 3600 साल से 2700 साल पहले, 3627 ईयर्स अगो। वहां के जो नौजवान थे उनको ग्राउंड में दफनाया जाता था बिल्कुल स्ट्रेट, और उनके सर को नॉर्थ की तरफ कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी जो बरियल्स है, जो कब्र मिली हैं, वो घरों के अंदर भी मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ बरियल्स ऐसी भी मिली हैं जिनके साथ में वेसल्स मिले हैं। कभी उस वेसल्स में फूड होता था, फूड रखा गया था, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, और कभी उसमें पानी रखा गया होगा, ये भी अंदाजा लगाया था कि कुछ कुछ वेसल्स में फूड, कुछ किसी में वाटर अवेलेबल होता था। तो इस चीजों को अंदाजा करके बैन किया गया है। ठीक है, वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 6 नंबर। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at the site in the center of the settlement. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, और बस्ती के बिल्कुल बीच में था, और ये जो घर था गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेज एट द साइट इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। और आगे इसमें बताया जा रहा है, दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी। ओके, यानी यहाँ पर अनाज का गोदाम भी था। और एक और आखिरी पॉइंट है इसमें, द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजीशन, यानी जो बॉडी थी, यानी जो शव था, उसके पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, क्रॉस लेग्ड पोजीशन में था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, यानी स्केलेटल स्टडीज हमें क्या बताती हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, यानी अगर स्केलेटन स्मॉल साइज का है तो हम ये बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसी बच्चे का है। ठीक है, गर्ल या बॉय का अंदाजा लगाना, ठीक है, मुश्किल होता है। सेकेंड पॉइंट वही है, हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस इन द बोन्स ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। कभी कभी पीपल डिसाइड जो करते थे वो इस बेसिस पर भी जो स्केलेटन के साथ चीजें मिली हैं। मिसाल के तौर पे अगर ज्वेलरी मिली है, ठीक है, तो उस ज्वेलरी को देख करके अंदाजा लगाया जाएगा कि ये जो है कंकाल या जो स्केलेटन है ये वुमेन की है, औरत की है। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस वक्त में जो मेन होते थे, ठीक है, मर्द भी ऑर्नामेंट्स का इस्तेमाल करते थे, तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये जो स्केलेटन है वो मैन का है या वुमेन का है। बट एक रास्ता निकला, ठीक है, वो क्या था, अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो बेहतरीन रास्ता दिखा वो ये दिखा कि किसी भी स्केलेटन के सेक्स का पता करने का कि वो मेल है या फीमेल है, उसके बोन स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। तो जो हिप का एरिया होता है, ठीक है, बैक का हिप का जो एरिया होता है, और जो वुमन का पेल्विक एरिया होता है जनरली लार्जर होता है, ठीक है, मैन के कंपैरिजन में, टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, बच्चों की पैदाइश से रिलेटेड वो जो चीजें होती है, उस जगह का जो हड्डी होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है कंपैरेटिवली मैन के। ठीक है, द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग। तो इस वजह से फिर स्केलेटन के स्टडीज में आसानी हुई कि हाँ चलो ठीक है, अब ये कंफर्म होता है कि ये जो स्केलेटन हमें मिला है ये मेल का है या फीमेल का है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7, दीज डिस्टिंक्शंस आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। और ये जो डिस्टिंक्शंस हुआ है ये बेस है मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज के ऊपर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं,
Point number 8. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charak who wrote a book on medicine known as the Charak Samhita. लगभग 2000 साल पहले की बात है, एक बहुत ही फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, जिन्होंने एक किताब लिखी थी मेडिसिन के ऊपर, ठीक है, जिस किताब का नाम था चरक संहिता। तो पॉइंट नंबर 9 है, देयर ही स्टेट्स दैट द ह्यूमन बॉडी हैज 360 बोन्स। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इंसान की जो बॉडी है इसमें टोटल 360 बोन्स यानी 360 हड्डियां हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि दिस इज अ मच लार्जर नंबर दैन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एनाटॉमी। तो मॉडर्न एनाटॉमी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट जो है 200 बोन्स होते हैं, 200 हड्डियां होती हैं, जो कि जिनके मुकाबले में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंशन किया था अपनी किताब में 360। तो इन लोगों का जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि चरक अराइव्ड एट दिस फिगर एट 360 बोन्स बाय काउंटिंग द टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। यानी उन्होंने 360 इसलिए कहा होगा, शायद उन्होंने टीथ को भी यानी दांतों को भी और हमारे बॉडी के जितने अलग अलग हिस्सों में जॉइंट्स हैं उनका भी काउंट किया होगा और कार्टिलेज को भी काउंट किया होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ह्यूमन स्केलेटन का इमेज लगाया है, तो इससे एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये बोन के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी को यहाँ पर दिखाने की, स्केलेटन को दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। इनाम गांव के बारे में हम लोगों ने देखा ना, फिर से मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, कहाँ गया, ये देखें, इस जगह पर इनाम गांव है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से अभी पढ़ने वाले हैं इस जगह के बारे में। चलिए, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा या मतलब जिससे आदमी अपनी जिंदगी का गुजारा करता है रोजी रोटी के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन आप समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए, पॉइंट नंबर 1 है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। इनाम गांव के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या चीजें वहां पर मिली हैं। तो कुछ यहाँ पर अनाज का मेंशन किया गया है नाम, जिसके बीज उनको वहां पर मिले हैं, ठीक है। जैसे गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज उनको मिले हैं वहां पे। पॉइंट नंबर 2 है, bones of a number of animals, many bearing cut marks that show they may have been used as food, have also been found. कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, these include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, सांभर, spotted deer, black buck, antelope, hare and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish. तो इस थर्ड नंबर पॉइंट में क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड थी उसमें। दीज इंक्लूड, ठीक है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा हिरण जो होता है, उसके अलावा कृष्ण मृग जो होता है, फिर खरहा कह सकते हैं, नेवला, चिड़िया वगैरह, उसके अलावा घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं, ठीक है, क्रैब एंड फिश। तो पॉइंट नंबर 4 जो है, देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड ए वैरायटी ऑफ बेरीज वर कलेक्टेड, ठीक है। तो ऐसे सबूत मिले हैं कि बेर हुआ, आंवला हुआ, जामुन, खजूर और कई तरह की जो है जो बेरीज होती हैं उसको वो कलेक्ट करते थे। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस स्लाइड में देखी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसमें जिस मोमेंट में जिस टाइम पीरियड का हम लोग स्टडी अभी कर रहे हैं ना, उसी टाइम पीरियड में दूसरी जगह पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग एल्सवेयर में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में ये आपको चैप्टर के आखिरी में ना एल्सवेयर मिलेगा, ठीक है। तो इसमें चाइना का जिक्र है, इसलिए मैंने यहाँ पर चाइना का मैप लगाया है, सो दैट एटलीस्ट आपकी हिस्ट्री के साथ साथ ना ज्योग्राफी भी थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती चली जाए धीरे धीरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा जो कलरफुल एरिया है ना, ये पूरा चाइना का है, ठीक है। तो इसमें इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना, यानी तकरीबन 3500 साल पहले हमें चाइना में राइटिंग का फर्स्ट एविडेंस मिला था, ठीक है। ओके, तो अभी फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं। दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स, और वो जो राइटिंग्स होती थी, वो जो लिखावटें होती थी, वो जानवरों की हड्डियों पर होती थी, राइट। दीज आर कॉल्ड ओरेकल बोन्स,
उनको ओरेकल बोन्स के नाम से जाना जाता था, बिकॉज दे वर यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, क्योंकि उनका इस्तेमाल फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता था। अभी इससे रिलेटेड एक मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में, देखिए। तो सेकंड जो पॉइंट है, किंग्स गॉट स्क्राइब्स टू राइट क्वेश्चंस ऑन द बोन्स। वुड दे विन बैटल्स, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, वुड दे हैव सन्स। तो किंग्स जो है उसको बुलाते थे और हड्डियों पर लिखवा करके इस तरह के क्वेश्चंस बोलते थे, इसको लिखो, ठीक है। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर, उसके बाद उस हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। फिर जाहिर सी बात है, आग का जब उसमें तपिश बढ़ेगा, ठीक है, गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो हड्डी को तोड़ेगा ना, तो हड्डी में जब क्रैक आता था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हीट, तो फॉर्चून टेलर्स जो होते थे उस क्रैक को स्टडी करते थे, ठीक है, और कोशिश करते थे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हमेशा तो वो सही बताएंगे ना, क्योंकि जैसे दो चीजें पूछनी है उनको, कि जैसे पहला जो सवाल हम लोग देखते हैं 2 का ए में जो मेंशन है, वुड दे विन बैटल्स, यानी क्या वो जंग जीतेंगे। तो जो फॉर्चून टेलर्स थे वो दो ही चीज बताएंगे, या तो हाँ आप जीतेंगे, या नहीं आप नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैक्सिमम सवालों के 2 जवाब हुआ करते थे। तो वो जो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे, तो कभी कभी तो सही हो जाता था और मैक्सिमम टाइम गलत भी हो जाता था। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम्स मेड मिस्टेक, ठीक है, क्योंकि उनको असलियत तो पता नहीं ना, हमारे साथ या हमारा फ्यूचर क्या है या आपका फ्यूचर क्या है, ये हम लोग को नहीं मालूम ना, ठीक है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला जानता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, these kings lived in palaces and cities. They amassed vast quantities of wealth, including large, elaborately decorated bronze vessels. तो ये जो राजा होते थे वो महलों में रहते थे, ठीक है, शहर में महलों में रहते थे, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में धन दौलत हुआ करती थी। इसके अलावा बहुत अच्छी अच्छी और खूबसूरत सी ब्रॉन्ज वेसल्स होते थे। However, they did not know the use of iron, जबकि उनको आयरन का इस्तेमाल नहीं आता था, नहीं पता था, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, ये वाला चैप्टर हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और खूब अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।